मैं चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन जो मेरा कमिटमेंट है, मेरी आइडियोलॉजी है, जिसको लेकर मैं पब्लिक सर्विस में आया हूं, उन इश्यूज़ को मैं नहीं छोड़ सकता हूं। और हम सवाल पूछेंगे विपक्ष का काम क्या है। और माफ़ कीजिए, लोकतंत्र में अगर सरकार इम्पॉर्टेंट है तो विपक्ष उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आज दुनिया में कितने देश हैं जहां लोग कहते हैं कि भारत का एग्जाम्पल देते हैं कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। क्यों लोग एग्जाम्पल नहीं देते नेपाल का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का? क्यों? क्योंकि यहाँ पर संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस और विपक्ष हमेशा मजबूत रहे हैं। अब कोई कोशिश करे कि विपक्ष को दबा दो, कुचल दो, बोलने मत दो, आवाज़ बंद कर दो, छापे डाल दो, जेल में डाल दो, केस कर दो, ईडी भेज दो, तो आपको लगता है विपक्ष मजबूत होगा उससे? पायलट साहब, आपकी बातों से ना आपके व्यूज़ बहुत स्ट्रांग हैं, आप कन्विंस्ड हैं और आपकी बात से लगता है कि आप दोबारा से युवा का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लोग जानते हैं कब कंफ्यूज्ड होते हैं, जब आपके सीनियर लीडर्स जैसे दिग्विजय सिंह जी, उनको आरएसएस में संगठन की वो मजबूती दिखती है जो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। इसको कैसे आप डिफेंड करें? अगर किसी युवा कैसे किसी विरोधी में अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिखता भी है तो उसमें बुराई क्या है? हमारी पार्टी में कम से कम बोलते तो हैं हम लोग, असहमति भी होती है, कभी कभी चर्चा भी होती है, हम एक दूसरे से 100% सहमत भी नहीं होते, लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेसी में, एक नेशनल पार्टी के अंदर अलग अलग व्यूज़ आने चाहिए। उसको हर कोई मान ले ऐसा नहीं है। हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारी वर्किंग कमेटी मीटिंग होती है, हम सब बैठते हैं, मैं महासचिव पार्टी का हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे बातों से पूरी तरह सहमत नहीं होंगे, लेकिन अंत में जो पार्टी का निर्णय हो जाता है फिर सब उस पर टिक रहते हैं। लेकिन अगर आप संघ के ढांचे की तारीफ करेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं कि संघ ठीक है ना, संघ की तो संस्था है ना भारतीय जनता पार्टी, तो वो तो ऑलरेडी है, हम उसको वोट डाल रहे हैं। आप कैसे कन्विंस करोगे कि हमारे पास आओ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। संघ की बात आप कर रहे हैं, वो तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पीछे से सारा कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो एक पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनका तो खाता कहाँ है पता ही किसी को नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी के अंदर आप विवाद पैदा करना चाहो, किसी को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहो, बना सकते हो, लेकिन जो सत्ताधारी दल है वहाँ कितने लोग बोल सकते हैं, कितनों को छूट है? क्या सारे अभी 3 काले कानून बने थे किसानों के खिलाफ, क्या पूरी भाजपा की पार्टी उसे सहमत थी? अभी आपने इलेक्शन कमिश्नर जो है, आपने आजीवन छूट दे दी है उनको, आप पे कोई मुकदमा ही नहीं चलेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन का चुनाव कैसे होता है? पहले नेता प्रतिपक्ष थे, प्रधानमंत्री थे और चीफ जस्टिस थे। आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया, गृहमंत्री को डाल दिया। किसने कहा डालने के लिए? आपने कांग्रेस पार्टी के खाते चुनाव से पहले सीज कर दिए। किसने कहा करने के लिए? तो सारी भाजपा इन निर्णयों से सहमत नहीं है, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई करता नहीं है। सर ये बताइए कि आपकी पार्टी में बोलने की हिम्मत, आपकी पार्टी में बोलने की आज़ादी है। सचिन पायलट ने भी बोला, ये सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता था। मुझे ये बताएं आप सर कि छत्तीसगढ़ के आप प्रभारी, केरल आप देख रहे हैं, ऐसा क्यों संभव नहीं हो पा रहा है कांग्रेस पार्टी में कि राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप दी जाए? मैं राजस्थान का अध्यक्ष रहा 6.5 साल तक पार्टी का। अरे भाई, और मैं सरकार में की बात कर रहा हूँ। अब जब ऐसा है, जिस व्यक्ति को, जिस कार्यकर्ता को हमारी पार्टी में जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसको पूरे मन से निभाता है। अब आने वाले समय में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे महासचिव बनाया गया है और हम लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी है अलग अलग राज्यों की, हम उसको काम कर रहे हैं। आपको रेजिलियंस और धैर्य का प्रतीक माना जाता है, सचिन पायलट का धैर्य टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मैं, जैसा आपने शुरू में कहा आशीष जी, मैं बहुत कम उम्र में मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं सांसद बन गया, मैं मंत्री बना, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, मैं उप मुख्यमंत्री रहा, मैं केंद्र का मंत्री रहा, आज महासचिव हूँ। तो मुझे पिछले 20-25 सालों में बहुत मौके पार्टी ने दिए। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आने वाली पीढ़ी को एक हैंड होल्डिंग करूँ, उनको ताकत दूँ, मदद करूँ और अपने अनुभवों से बताऊँ कि ये ठीक है, ये गलत है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना ज़्यादा हो सके यंग लोगों को मौके दिए जाएँ, उनको लीडरशिप रोल्स में हम लोग लेकर आएँ। और मुझे फ़ख्र है कि ना सिर्फ राजस्थान में, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने कोशिश की है कि हम अपनी पार्टी से युवाओं को और जोड़ें। पायलट साहब, आपके साथ ना एक फ्लीट ऑफ यंग लीडर्स थे। आप थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, RPN सिंह थे, जितिन प्रसाद थे, मतलब मैं जाने कितने नाम लूँ, सब छोड़ छोड़ करके चले गए। मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ कि सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के तौर पे तो हर जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन जब वो बड़ा फैसला लेने का अपॉर्चुनिटी आती है, सचिन पायलट को पीछे कर दिया जाता है। आशीष जी, आपने जिन लोगों के नाम लिए वो सब हम सब साथ काम करते थे, आज वो दूसरे दल में गए हैं। अब उनका निर्णय सही था गलत था ये जनता तय करेगी। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो तकदीर में लिखा होता है उसे कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं लिखा उसे कोई दे नहीं सकता। तो अपना कर्म करो, गीता में लिखा है,
कर्म करो और आंख बंद करके करते रहो, और उसमें जो संतोष मिलता है कहीं नहीं मिलता। बाकी बदपोस्ट तो बहुत आए चले जाते हैं, लेकिन लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में, अपने काम से, अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से आप अगर एक छाप छोड़ते हो, सबसे बड़ी पूंजी तो वो है। वो कमाई करने के लिए लोगों को काम करना चाहिए। तो आपको सुकून ज़्यादा कहाँ मिलता है, यहाँ दिल्ली की राजनीति केंद्र में, या अभी भी दिल धड़कता है CMR जयपुर 10 मैं विधायक हूँ राजस्थान से। जो जिन लोगों ने मुझे चुना है, मेरी पहली प्रायोरिटी तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे चुनकर विधानसभा में भेजा है। और बाकी मेरी पार्टी ने मुझे दायित्व दिया हुआ है, मैं हर प्रदेश में जहाँ मुझे काम देते हैं वहाँ जाता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र मेरा प्रदेश है और मुझे लगता है कि वहाँ मैं सबसे ज़्यादा ताकत दे सकता हूँ पार्टी को, तो मेरी प्राथमिकता वो रहेगी। लेकिन जो जिम्मेदारी मेरे पास दी है, अभी मुझे केरल में चुनाव देखने के लिए कहा गया है, वहाँ सरकार हम लोग बनाएंगे 2 महीने के बाद, तो वहाँ पर डट के काम करेंगे, पूरी टीम काम करेगी। मैं नहीं, पूरी पार्टी के तमाम नेता जितने भी मिलकर काम करेंगे। तो समय समय के साथ जहाँ जहाँ काम दिया जाता है वहाँ काम करते हैं हम लोग।